everyone, my name is Aditi Joshi. I'm the assistant professor of Bianis Girls College. Today I'm here to deliver you my topic on behalf of Guru KPU, and my topic is fundamental vibrational modes. Okay, the fundamental vibrational modes are generally divided into two parts: symmetric modes and bending modes. Symmetric modes, that means symmetrical structure. Here बॉन्ड लेंथ इज मस्ट चेंज. दैट मीन्स कि अगर हम कोई मॉलिक्यूल लेंगे और उस मॉलिक्यूल को हम स्ट्रेच करेंगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ में जो चेंज होना चाहिए वो ज़रूरी है. बॉन्ड एंगल मस्ट नॉट बी चेंज्ड, मतलब इसका मतलब है कि बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि बॉन्ड लेंथ हमेशा ही चेंज होगी. बट इन द केस ऑफ बेंडिंग मोड्स, बॉन्ड लेंथ में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा. क्योंकि बैंड का मतलब ही हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हमने कोई पाइप लिया, कोई भी एक स्ट्रक्चर लिया, रबड़ लिया, उसे हमने बैंड किया, देन देयर इज नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ, बट द बॉन्ड एंगल मे or may not be changed. Here I am not telling about you must change, may or may not be changed. So now symmetric modes are classified into two categories: symmetric stretching and asymmetric stretching. Symmetric stretching that means कि हमने कोई एक मॉलिक्यूल लिया, जैसे हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमने ऑक्सीजन लिया या हाइड्रोजन लिया, हम ऑक्सीजन को तरह से और दोनों हाइड्रोजन को पकड़ के इस तरीके से हम खींच रहे हैं और बिल्कुल बराबर तरीके से खींच रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि किसी भी तरह के बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है. लेकिन जब हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा है कि हमने ऑक्सीजन लिया, ये हाइड्रोजन, एक तरफ हम हाइड्रोजन को जोर से खींच रहे हैं और एक तरफ हम थोड़ा धीरे खींच रहे हैं, तो ये किस तरीके की स्ट्रेचिंग हुई? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. ठीक है. नाउ again we are coming bending modes are classified into two categories: on the plane, out of the plane. on the plane जो आगे जाके डिवाइड फर्दर क्लासीफाइड होगी वो होगी रॉकिंग में और सीजरिंग में. रॉकिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम इस तरीके से मूव करता है. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर का ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन या तो पास में आ रहे हैं या दोनों हाइड्रोजन दूर जा रहे हैं. तो इसके अंदर देखेंगे आप किसी तरीके का बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दोनों पास में आ रहे हैं तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा, दोनों दूर जा रहे हैं तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा. तो ये वाला होता है रॉकिंग, जो पेंडुलम की तरह होता है. सेकंड बात करते हैं हम सीजरिंग यानी एक तरीके से जैसे हम कैंची चलाते हैं तो क्या होता है, एक पास में आ रहा है, दूसरा भी उसी के पास में आ रहा है, मतलब एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. जबकि इसमें पेंडुलम वाले में क्या हो रहा था कि दोनों या तो एक साथ दूर जा रहे थे या दोनों एक साथ पास आ रहे थे. तो यहाँ पर क्या होगा, सीजरिंग वाले केस के अंदर बॉन्ड एंगल चेंज होगा. अब बात करते हैं हम आउट ऑफ द प्लेन जो होता है इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं वैगिंग में और ट्विस्टिंग में. वैगिंग में क्या होता है, इसके अंदर आउट ऑफ द प्लेन का मतलब है कि जैसे हमने इसको एक प्लेन सपोज कर रहे हैं तो प्लेन के या तो ऊपर होगा या प्लेन के नीचे होगा, या तो हमने दोनों हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है या तो दोनों को हम प्लेन के ऊपर ले जाए या दोनों को प्लेन के नीचे ले जाए, लेकिन वो दोनों एक साथ होने चाहिए. ठीक है, तो दोनों ऊपर एक साथ लेके जा रहा हूँ, दोनों ऊपर नीचे एक साथ लेके जा रहा हूँ, तो कोई चेंज नहीं आएगा बॉन्ड एंगल के अंदर. लेकिन जब हम बात करते हैं ट्विस्टिंग का मतलब एक तरीके से मरोड़ना होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक हाइड्रोजन को हमने ऊपर लिया, दूसरे हाइड्रोजन को नीचे लिया, या इस जो नीचे था उसको अपने और ऊपर ले लिया, दूसरे को नीचे ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा. पहले हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स के हमने टाइप देखे थे. अब हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो इसके लिए बेसिकली एक फॉर्मूला होता है कि 3n माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोड्स. या जो 3n है वो टोटल नंबर ऑफ मोड्स को बताता है और जो n होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताता है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल मैक्सिमम 3D में रह सकता है. XYZ हम 3 एक्सेस मानते हैं, इसलिए हमने यहाँ 3n लिया. 3n में से हम रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल को माइनस कर देंगे, जो बाकी बची हुई होगी वो हमेशा वाइब्रेशनल मोड्स होगी. हम इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें उसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद द लीनियर मॉलिक्यूल. अब जो ये हमारी फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स होती है वो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कुछ डिफरेंट आएगी और नॉन लीनियर के लिए कुछ डिफरेंट आएगी. बेसिकली इसमें जो डिफरेंस आता है वो आता है रोटेशनल मोड्स का, क्योंकि रोटेशनल मोड्स आप एक लीनियर मॉलिक्यूल है, आपने सपोज करो एक मॉलिक्यूल लिया HCl का मॉलिक्यूल, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, मैक्सिमम 2D में ही रह सकता है, एक्स और वाई में, ये कभी 3D में नहीं रह सकता. इसलिए इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो 3n-5 होगा. यहाँ पर रोटेशनल मोड्स 2 होगी और ट्रांसलेशनल मोड्स ऑलवेज 3 होगी, चाहे मॉलिक्यूल लीनियर हो चाहे मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हो. अब बात करते हैं, अब जब हमने यहाँ से इस फॉर्मूले से हम टोटल वाइब्रेशनल मोड्स निकाल लेंगे. अब वाइब्रेशनल मोड्स में स्ट्रेचिंग वाली भी होती है और बेंडिंग वाली भी होती है.
स्ट्रेचिंग के लिए हमेशा सिमिलर फॉर्मूला चलेगा, n-1। n है टोटल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स, उसमें से आप 1 माइनस कर दोगे तो स्ट्रेचिंग मोड्स होगी। अब बाकी का बचा हुआ यानी 3n-5 में से आपने n-1 स्ट्रेचिंग निकाल दी, तो बाकी की जो 2n-4 बची वो कैसी हो गई, बेंडिंग मोड्स। अब आते हैं हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स पे। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो मैक्सिमम 3D कितनी हो गई, 3 के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशनल मोड्स का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से 3n-6। तो रोटेशनल मोड्स यहाँ पर हो गई 3 और ट्रांसलेशन मोड्स भी हो गई 3। अब वो स्ट्रेचिंग मोड्स और बेंडिंग मोड्स निकालना, सेम तरीके से स्ट्रेचिंग मोड्स हमेशा ही n-1 होगी और बाकी की जो रिमेनिंग वाली मोड्स होगी वो सारी की सारी बेंडिंग मोड्स होगी, जैसे हो गया 2n-5। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लीनियर मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल लिया एसिटाइलिन का, ठीक है, वो नॉन लीनियर लीनियर मॉलिक्यूल है कि उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और हम जानते हैं 180 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल होता है। तो हमने 3n-5 वाला फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ से लिया लगाया, तो हमारे टोटल वाइब्रेशनल फंडामेंटल मोड्स जो निकली वो निकली 7। अब 7 में हमें ये नहीं पता कि स्ट्रेचिंग वाली कितनी है और बेंडिंग वाली कितनी है, तो वो सेम तरीके उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, n-1 स्ट्रेचिंग हो गई और बेंडिंग कितनी हो गई, 2n-4। तो n-1 तो टोटल n जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल हो गए, 1 2 3 4, तो 4 हो गए, तो 4 में से एक गया तो 3, तो वो 3 कैसी हो गई हमारे स्ट्रेचिंग मोड्स और बाकी के 2n-4 से हमारे निकली 4 और 4 कैसे हो गए हमारी बेंडिंग। तो 4 + 3 = 7, टोटल हो गई 7 वाइब्रेशनल फंडामेंटल मोड्स, जिसमें स्ट्रेचिंग वाली 3 हो गई और बेंडिंग वाली 4 हो गई। अब बात करते हैं हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में हमने लिया वाटर का एग्जाम्पल। अब देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 आ ही रहे हमारे, तो यहाँ से हमने 3n-6 वाला फॉर्मूला लगाया और टोटल हमारी वाइब्रेशनल मोड्स निकली 3। अब 3 में हमें देखना है कि स्ट्रेचिंग वाली कितनी है और बेंडिंग वाली कितनी है, तो उसी तरीके से फॉर्मूले में डिफ्रेंशिएट किया, n-1 करके यहाँ से निकली हमारी स्ट्रेचिंग मोड्स 2 और बेंडिंग वाली निकली 1। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन से उसकी पहले स्ट्रक्चर का पता करेंगे कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर, और उसके बाद में हम ये फॉर्मूला निकाल के किसी भी मॉलिक्यूल के लिए टोटल वाइब्रेशनल फंडामेंटल मोड्स निकाल सकते हैं। हम पता कर सकते हैं स्ट्रेचिंग कौन सी है, बेंडिंग कौन सी है।